बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाजिया नैयर और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। और मेरे साथ हमेशा की तरह वाशिंगटन डीसी से साजिद तारर साहब मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनकी सियासी मामलात पर बहुत गहरी नज़र होती है। अमेरिका के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर भी काफ़ी गहरी नज़र होती है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर साजिद तारर साहब बतौर तज्जिया निगार हमेशा नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपको और देखने वालों को गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। साजिद साहब, ईद तो हम गुजार ही रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन हमारे सामने है, कुछ ऐसे वाकयात के दिल बहुत अफसुर्दा है। फलस्तीन का मामला सबके सामने है कि ईद से सिर्फ 2 रोज कबल वहां पे जो कुछ हुआ और अभी भी जो वहां पे हालात चल रहे हैं, तो उसके ऊपर तमाम मुस्लिम उम्मा जो है, वहां पे बसने वाले मुसलमान चाहे वो दुनिया में कहीं पर हैं, उनके दिल बड़े सोगवार हैं इस मामले पर। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे वो भी इसी तरह से है कि फलस्तीन पर जो इसराइली हमले हो रहे हैं, उसमें निहत्ते शहरियों की हलाकतें हो रही हैं, वो जहाँ बहक हो रहे हैं। तो उसके ऊपर ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से तो बहुत सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है, बहुत मजम्मत की जा रही है, लेकिन बाकी ममालिक जो है वो या तो मसलहतन खामोश हैं या वो इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहे हैं। क्या मामला है? देखें, ये ईद मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी की एक दर्दनाक ईद थी। बड़े अरसे बाद मुझे ईद वाले दिन आई वॉज नॉट हैप्पी टू, मुझा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस दिन कुछ खा सकूँ, मीठा खाऊँ या सेलिब्रेट करूँ इसको दर हकीकत। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ फ़लस्तीन, आप बर्मीज़ मुसलमानों का देख लें, कश्मीर के हालात देख लें। यहाँ तो खैर फ़लस्तीन में तो एक बैटल ग्राउंड है, ओपन बैटल ग्राउंड। अब तो उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त तक, आज अमेरिकन सुबह तक 122 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इस वक्त 31 बच्चे उनमें शामिल हैं, वो भी वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ 6 इजरायली और 1 इंडियन, वो भी गलती से कोई एक आध मिसाइल या पता नहीं शायद पत्थरों से मर गया हो। लेकिन अफसोस वाली बात है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। मैं ना मोदी को ब्लेम करूँगा, ना मैं बर्मीज़ को ब्लेम करूँगा। हम सारे विक्टिम एक दूसरे के विक्टिम है। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को खा रहा है। हमारा दुनिया की एक सोल सुपर पावर, एटॉमिक सुपर पावर, वहां पे हमारी लीडरशिप आती है, वो सरे महल बनाती है, वो 300 प्रॉपर्टियां लंदन में बनाती है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी जड़ें काट रही है। उनके बच्चे अमेरिका में, लंदन में अय्याशियां कर रहे हैं, दुबई में प्लाजे बन रहे हैं जहां इतने इतने बड़े कि जितने अरबों के भी नहीं होंगे। ये बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती है कि वो कभी यूनाइटेड नहीं हुए। और जिनके पास ये मैं भूखे मुल्क की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूं जहां पे लोगों का खून चूसा जा रहा है। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके 50-50, 60-60 बच्चे हैं, उन्हें ये शुगल मिला हुआ है किंगशिप पर। वो कहते हैं ना, किंग का बच्चा भी किंग है। जिनके पास पैसे या असर रसूख है वो भी गलत चीज़ों में मसरूफ़ है। कोई ना सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो रहा है सदियों से, ना सिपा सलार को पैदा हो रहा है। ये अफसोस वाला, जितना अफसोस किया जाए कम है इसमें। और उसमें सबसे बड़ा जो मुझे इस बात पे अफसोस है कि कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। जो आप 3 मुमालिकों की बात, ये भी स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वहाँ के एंकर सिर्फ बैठ के प्रोग्राम करेंगे, उसको कंडेम करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे। और ये मजम्मत भी उसी तरह की है। मुझे आज तक, मैं मजम्मत लफ्ज़ के साथ मुझे जरदारी साहब याद आ जाते हैं, जिन्होंने अमेरिकनों को खुली छुट्टी दी थी कि आप ड्रोन अटैक करते जाएं, हम मजम्मत करते जाएंगे। आज मैं जब सुबह, बिल्कुल आज सुबह मैंने देखा है, मैं हैरान हूं कि हमारे मौलवी, जिस मुल्क के लिए इतनी, मैं समझता हूं कि सारा कुछ हो रहा है वहां पे फ्रांस के एम्बेसडर के लिए, मैक्रान ने आवाज हमारे पाकिस्तानी मौलवियों से ज्यादा उठाई। आज उसने फोन करके तो इस चीज को बंद करने के लिए कहा है। मेरे ख्याल में हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ हैं? ये मदरसों के बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो चले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये शायद डीएनए का इशू है हमारा, या फिर क्या वजह है
कि मुसलमान, अब मैं आपको बताना चाहूंगा मुसलमान मुसलमान को किस तरह मार रहा है। आप अफगानिस्तान में देखें, तालिबान मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। अब सीरिया में देख ले, कोई उनकी जंग नहीं है किसी और के खिलाफ, सिर्फ एक दूसरे को मार रहे हैं वहां पे। तो ये एक, जब कौमें खत्म, जिस तरह कौमें जवाल में आती हैं, उनके साथ यही होता है। अब मैं इजराइल के आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल, यहूदी वो कौम है जो कि सदियों से, फराउन के बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हुई है। और मैं हैरान हूं कि ऐसी कौम जो हॉलोकॉस्ट से गुजरी है, जिनको हिटलर ने इतना मारा जिसकी हद नहीं है, और वो आज इतनी बर्बरियत के साथ दूसरे इंसानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो हिटलर ने उनके साथ किया था। मैं हैरान हूं इस बात पे। और दूसरी तरफ दुनिया की सोल सुपर पावर, नहीं मैं आज थोड़ा सा मुझे खत्म करने दीजिएगा। वो चेन ऑफ थॉट ये था कि अमेरिका आज कहां खड़ा है। हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन, शर्म नहीं आती उनको इस बात करते हुए कि उन्होंने कहा कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। वो पागलों, सेल्फ डिफेंस उससे किया जाता है जब दोनों पार्टियां बराबर की हों, दूसरी साइड पत्थर हो और आपके पास आप ड्रोन भी हो, आपके पास टैंक भी हो और आपके पास F-16 भी हो, तो सेल्फ डिफेंस कौन करेगा? वहां इजरायली करेंगे या फलस्तीनी करेंगे? शर्म भी नहीं आती स्टेट डिपार्टमेंट वालों को बोलते हुए कि उसने अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने परसों यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ये है, इनका बयानिया ये है कि इजराइल हैज अ 100% राइट टू सेल्फ डिफेंस। शर्म भी नहीं आती। और मैं इस बात पे ये कहूंगा, खासकर मैंने आपको एक पिक्चर ड्रा की है कि हमारे सरे महल और 300 प्रॉपर्टियां लंदन की और एस्टेब्लिशमेंट के डाके, एक पिक्चर मैंने ये ड्रा की है। दूसरी तरफ बताना चाहता हूं कि कौमें किस तरीके से दुनिया पे रूल करती हैं, किस तरीके से वो अपने मजहब को और अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद जेरेड कुशनर यहूदी था और प्रैक्टिसिंग यहूदी था। हर सैटरडे को सैबत होता है यहूदियों का एक दिन मनाना, उस दिन वो किसी मशीन को एक चीज को हाथ नहीं लगाते। ही वॉज प्रैक्टिसिंग जुदाइज्म। और उसने अपने 4 साल में, डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को हर चीज को लेके, अगर उसके ट्रिप देखें आप हैरान हो जाएंगे। और सऊदी अरेबिया बिल्कुल उन्होंने इजराइल के पांव तक ले आए थे वो। और अगर दूसरी टर्म डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो सबसे पहले इजराइल ने एक्सेप्ट करना, इजराइल को तस्लीम करना था सऊदी अरेबिया ने, और उसके बाद पाकिस्तान की बारी थी। ये कमिटमेंट, इसको कहते हैं कमिटमेंट इजराइल के साथ। अब देखें एक्सट्रीम उनकी कि कहां कितना उनका नर्व्स, वो किस तरीके से अमेरिका के नर्व सिस्टम्स पे बैठे हुए हैं। अब दूसरी बात बताता हूं, कैमला हैरिस आज वाइस प्रेसिडेंट है, उनका हस्बैंड यहूदी है। हमारे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। वो कहते हैं ना, जिस तरह फरिश्तों का मुल्क है कि वो गलती कर ही नहीं सकते, वो जो कुछ भी करेंगे अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। अब मैं इजराइल की सूरत हाल बताता हूं। आपके पंजाब से बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा मुल्क है। पिछले साल उन्होंने $7 बिलियन का असला बना के दुनिया में बेचा है। $7 बिलियन का। उनकी टेक्नोलॉजी 83% ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स आज तक जो बन रहे हैं वो इजराइल में बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? आप बेवकूफ बन रहे हैं। आपको लूटा जा रहा है। आपका नौज बिल्ला आपका कबला इवल लंदन है। आपके सियासतदानों को बुखार चढ़ता तो लंदन जाते हैं, सरे माल खरीदते हैं तो लंदन इंग्लैंड में खरीदते हैं। पाकिस्तान डाका मारने के लिए आते हैं, छुट्टियां बनाने के लिए लंदन, जिस तरह घर सबके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। ये डीएनए का मसला है, ये डीएनए का प्रॉब्लम है। मैंने बड़ी इस पर रिसर्च की है हिस्टोरिकली कि क्या हो रहा है, और मैं भी उसी में शामिल हूं। मैं कौन सा फ्रेंच हूं? मेरी कौन सी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए या इस्लाम के लिए? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मी माई सेल्फ एंड माइंड। हमारे पास जो आएगा हम अपने घर में ले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ना इस्लाम के लिए करेंगे, ना मुल्क के लिए करेंगे, ना कौमियत के लिए करेंगे। और आज फिर ये कौमों के साथ बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आज फलस्तीन में हो रहा है। और मैं सब बात बता रहा हूं जिस तरह अफगानिस्तान में। अब देखें जरा, तालिबान ने 3 दिन की छुट्टी की है ईद के लिए, लड़ाई के लिए। उसके बाद फिर अपने भाइयों के गले काटेंगे और वहां से फारग हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान की बारी आ जाएगी। तो ये कमजोर जो लोग होते हैं वो इस तरह करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा, मैं आपके देखने वालों को एक छोटी सी आज मैं एक कुलिया बताना चाहता हूं। अगर आपने वेस्टर्न मुमालिक, वेस्टर्न सुपर पावर्स, वेस्टर्न चीजों का माइंडसेट देखना है तो एक छोटा सा फार्मूला है, जरा कोशिश करें आप ये देखें कि तालिबान को असला कौन प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि उनका
इनके पीछे इनके क्या अवामल है और इनकी गेम क्या है। आप ये देखें कि सीरिया में इन दो सारे जो ग्रुप होते हैं लड़ने वाले, उनके पीछे सपोर्ट किन किन की मौजूद है, किन किन इनको असला कहां से आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त वेस्टर्न पावर्स की गेम क्या है। और लेकिन यह है कि मैं इस पे जितनी मजम्मत की जाए फ़लस्तीन पे कम है। लेकिन इससे पहले मैं आज तक जब भी खाना खाने से पहले मैं कश्मीरी भाइयों को याद करता था, उससे पहले मैं बर्मीज रोहिंग्यन उनको याद करता था। बेचारे किश्तियों में डाल के बर्मा से निकाल दिए जाते थे, गांव से गांव आग लगा दी जाती थी और फिर उसके बाद उनको एक्सेप्ट को नहीं करता था। और आज तक किसी मुस्लिम मुल्क ने उनके लिए खड़े होकर बात नहीं की कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनको लेते हैं, इनके लिए कैंप बनाते हैं। एक मजाक बेचारे बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डाक के मैं हैरान होता रहता हूँ। पाकिस्तान मैं समझता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ, इस्लामाबाद लाहौर में आपकी मार रोड पे गाड़ियाँ लैंड क्रूजर और पता नहीं क्या रेंज रोवर क्या क्या फिरती हैं। आज तक कोई पाकिस्तानी किसी ने कुछ किया। और मैं दूसरी आपको कमिटमेंट में एक और आखिरी बात इस टॉपिक पे करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा के हालात यहाँ पे अमेरिका में ये हैं कि बड़ा बड़ा पैसा है अमेरिकन पाकिस्तानियों के पास, लेकिन ना उनके पास एक पैसा बर्मीज लोगों के लिए, ना कश्मीरियों के लिए, ना फ़लस्तीनियों के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हमारे पाकिस्तानी ग्रुप, पाकिस्तानियों में से डायस्पोरा में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तानी डिप्लोमेट एम्बेसडर साहब से कहा कि चलें बर्मीज के लिए कुछ करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं यहाँ से। तो जो शुरू करते हैं, जो हमारा पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा अमीर अमेरिका में, उससे बात करें। तो उन्होंने कहा आड़ साहब, बात आप कहते हैं कि उनसे बात करें, उनसे तो पाकिस्तान की बात करें तो 2 फुट पीछे हट जाते हैं। तो असल में ये मेरा रिजल्ट ये निकला है कि हमारा डीएनए ऐसा है, हमने यहाँ भी जलील होना है। वो कहते हैं जेडे इतने पैड़े लाहौर भी पैड़े, ऐसी वहाँ पे लाहौर में भी यही थे हालात, यहाँ भी यही हालात हैं। आज भी देख लें आप, हमारी कोई सिग्निफिकेंस पॉलिसी मेकिंग, कोई ना अपॉइंटमेंट है, ना हमें कोई लिफ्ट कराता है, ना करता है। उसकी वजह ये है, हम सिर्फ पिक्चर खिंचवाने से आगे जा नहीं सकते। जब मौका मिलेगा अपने काम कराएंगे, सीमेंट की एजेंसियां लेंगे, वीजे लगवाएंगे, कौम के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे ये। और फिर जब आपका माइंडसेट ये हो पूरी की पूरी कौम का, मैंने कहा था कि भूखे एक दूसरे को लूट रहे हैं और जिनके पास अल्लाह ताला ने तेल दिया था वो 50-50 बच्चे बना रहे हैं। तो जब कौमें ये करेंगी तो उसके बाद फिर आप इजराइल को ब्लेम किस तरह करेंगे, आप मोदी को ब्लेम किस तरह करेंगे, आप बर्मा को ब्लेम किस तरह करेंगे। तो फिर ये बिल्कुल आज मैं वाकई ये अफसोस के साथ कहूँगा कि कल आई वॉज वेरी अपसेट ऑन द ईद डे। और जिसको कहते हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। 31 बच्चे और जो 122। और मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैं एक वाहिद आदमी बैठा था, आज भी जो मुझे ये याद आ रहा है कि 122 फ़लस्तीनी और दूसरी साइड पे 6 इजराइली। इसको कहा जाता है कलेक्टरल डैमेज का रेशो। आज से 10-12 साल पहले मैं एक दफ़ा एक ग्रुप में छोटे से बैठा था जहाँ इजराइल का एम्बेसडर आया यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में। तो मैं वाहिद एक आदमी था जिसने खड़े होकर ये क्वेश्चन किया था कि आप कहते हो कि हम ये लड़ाई होती है, ये लड़ाई नहीं होती, ये जेनोसाइड करते हो आप लोग। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रेशो ऑफ कलेक्टरल डैमेज, कि तनासब कहाँ है। 122 फ़लस्तीनी और 122 फ़लस्तीनी और 6 इजराइली। तो उसने ये कहा था फिर जी जंगों में इस तरह ही होता है। जंग किस चीज की? जंग तो होती है जब दूसरी साइड पे पार्टी जो है वो भी मुसल्ला हो, दूसरे पत्थरों के साथ बैठे हैं और आप इंक्लूडिंग अमेरिकन पूरा इस वक्त वहां पे डोम जो सारा इट्स मेड बाय अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट करके कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल खैर इनको ब्लेम नहीं करेंगे, मैं ब्लेम करूंगा अपने सरे बाल को। 300 प्रॉपर्टियां लंदन की और 50-50 बच्चों वाले किंग जो हमारे हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आज बिल्कुल जो देख चुप करके घरों में अपने मोहल्लों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं अल जजीरा पे या CNN पे, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए, इस पर जितना भी रोया जाए वो कम है। साजिद साहब, आपने अमेरिका का मौक़िफ़ बताया कि अमेरिका की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम है वो बिल्कुल जायज़ है, उनका राइट है, उनका सेल्फ डिफेंस है। अरब दुनिया की जानिब से भी इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। क्या अरब इसराइल ताल्लुकात इस वाक़े के बाद दोबारा बनने से पहले ही ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में नहीं, बिल्कुल। अरब लीग पे आपको सब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। इस वक्त फ़लस्तीनी के जो लीडर हैं उन्होंने कह दिया कि वी डोंट ट्रस्ट द अरब लीग एट ऑल, और शर्म उनको आनी चाहिए। अरब लीग उनके आज जो दौर चल रहा है, मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ, इससे पहले चलें अगर आपने देखा होगा कि मोदी साहब को बुला के 7 ममालिक ने मिडल ईस्ट में हाईएस्ट अपने अवार्ड दिए थे।
उस वक्त उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता था इस्लामिक उम्मा में कि अब हर मुसलमान मुल्क अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेता है, अपनी तिजारत के, अपने ट्रेड बेस डिसीजन लेता है, और हमें सूट करता है इंडिया के साथ ट्रेड, और हमारी लेबर सूट करती है, उनकी टेक्नोलॉजी चीज़ें, तो हम मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अवार्ड दे रहे हैं। कश्मीर पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिस तरीके से कश्मीर में वो कर रहे थे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली अरब ममालिक उसी तरह आज कर भी रहे हैं और करेंगे भी ऐसे, इंटरेस्ट बेस के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दरम डॉलर दिनार कहाँ से आ रहे हैं, उनका फ़लस्तीन के साथ बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी आज कहूँगा इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ मैं समझता हूँ टर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है। मैं हैरान था, उन्होंने भी स्टेटमेंट तो बड़ी दी स्ट्रॉन्ग किस्म की तैयब अर्दगान साहब ने, लेकिन मैं जिस बात पे हैरान था, हलाले अहमर की एम्बुलेंसें जो चल रही हैं फ़लस्तीन में, उनको चलाने वाले, वहाँ वॉलंटियर करने वाले सारे टर्किश। मैं इस चीज़ पे हैरान था। लेकिन मैं बल्कि बैठ के अगले दिन बात कर रहा था हमारे यहाँ अमेरिका में, मुझे अफसोस की बात है, मुझे यहाँ पे 35-36 साल हो गए, आज तक मैंने कोई पाकिस्तानी वॉलंटियर काम करते नहीं देखा। अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी अमेरिकन, मैंने आज तक किसी को अपनी गली की सफाई करते नहीं देखा। मैंने आज तक किसी फायर डिपार्टमेंट में वॉलंटियर करते नहीं देखा। कोई जो बच्चा यहाँ पैदा हो वो भी वॉलंटियर नहीं करते, क्योंकि घर में तरबियत नहीं दी जाती। लेकिन टर्किश देखें जाके फ़लस्तीन में एम्बुलेंस से वो चला रहे हैं। आफरीन है उन पर, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो इस तरह की कर रहे हैं। और उसके बाद खैर उनका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। आप अगर ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ें तो दुनिया के बहादुर तरीन लोग जो हैं वो टर्किश थे, जिन्होंने जिस तरीके से आलमोस्ट आधी दुनिया को फतह करके वहाँ पे हुकूमत करते रहे, इंक्लूडिंग स्पेन और यूरोप। तो उनका पीछे हिस्ट्री मौजूद है, और हमारी हिस्ट्री में क्या है, कुछ भी नहीं है, सौदेबाजी है हमारी हिस्ट्री में, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा साजिद साहब, आपने तुर्की के हवाले से बात की, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि यूरोप की जानिब से भी मुकम्मल खामोशी ही देखी जा रही है। उनकी क्या मसलहत है? वो ना इस वाक़े को, इस तमाम तर सूरत हाल को बुरा कह रहे हैं, ना उसके हक में आ रहे हैं। अमेरिका तो खुलकर सामने है कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अरब दुनिया अमेरिका असल में इसका उसकी वजह यह है कि आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, आप इकट्ठे नहीं है, आप ग्रुपों पर बटे हुए हैं और आप इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं। पाकिस्तानी तो डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और अपने जो पेशावर सियासतदान है उनके इंटरेस्ट के लिए सारे डिसीजन होते हैं। आपकी हर पॉलिसी के पीछे जो होता है वो फ्रॉड और उसके पीछे लूट मार का एक होता है, इम्पैक्ट होता है। और मिडल ईस्ट में मैंने बता दिया आपको, आधे शहजादे किंग जो है वो तो उनकी माएँ या उनके रिश्तेदार तो सारे आते थे पढ़ने और यहाँ से वापसी पे शादियाँ करके जाते थे। अब उनमें इन्फ्लुएंस वो बात पिछली रही नहीं है। और अब मिडल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ें, खासकर मिडल ईस्ट की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बनाया गया था मिडल ईस्ट को मेजॉरिटी, तो ये तकरीबन कुछ चंद घरों को ये उन मुल्कों की चाबियां पकड़ा के तो ब्रिटिश और दूसरे जो थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी वो निकल गए थे और वही रूल कर रहे हैं। वो अपने वो उनके इंटरेस्ट ही को नहीं, बस वो उन्होंने, उनके तो बड़े बड़े घर हैं यूरोपियन सिटीज़ में, पेरिस में और लंदन में, तो आगे पीछे वहाँ के वो आधे वो सारे इस वक्त जितने अपने ज़्यादा आपके रूलर हैं वो तो सारे दे आर एजुकेटेड फ्रॉम दैम। वो सिर्फ कपड़े पहनते हैं अपने ममालिक में जाके अरबों वाले, वरना तो वो सारे दर हकीकत दे आर वेस्टर्न जो ट्रेंड हैं वो आइडियालॉजी। तो वो किस तरह खड़े होंगे या किसी के लिए बात करेंगे? और मैं ये नहीं कहता कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करो, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ यार। मुसलमान, आपका कलमा गो बंदा मर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी थर्ड होलियस्ट प्लेस बैतुल मुक़द्दस में अगले दिन आग भी लगी है और नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने मारा है। मेरा मकसद है, मैं ये नहीं कहता कि फ़लस्तीनी सारा जो कुछ कर रहे होंगे, जो फ़लस्तीन वो ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन इस बेदर्दी के साथ आप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें जी, ब्लैक लाइफ मैटर बना दिया, आज काले को हाथ लगाएं, 10 दिन CNN बंद नहीं होता, उसी पे चढ़ा रहता है। यहाँ पे बैठे हमारे पाकिस्तानी और हमारे दूसरे जो लिबरल बैठे हैं, वो सो गए हैं कि फ़लस्तीनी आपके मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं वहाँ पे, और मस्जिदों में घुस घुस के मार रहे होंगे, गलत होंगे वो फ़लस्तीनी भी, लेकिन ये देखें कि किन हालात में। और हमारा थर्ड होलियस्ट प्लेस है बैतुल मक़दस, और उसके अंदर घुस के जिस तरीके से मारा और फिर उसको आग लगाएगी वहाँ पे, और कोई बिल्कुल किसी ने ना जुलूस निकाला है, ना उसके ऊपर कोई रिएक्शन है। यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन या दूसरे जितने मुसलमान अमेरिका में सारे चुप करके देख रहे हैं। आप यूरोपियन की बात कर रहे हैं, मुसलमान चुप है। मुझे ये बताएं, अगर मुसलमान नहीं बोलेंगे तो यूरोपियन को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो बोलें और फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाए? और ये सिविल राइट्स जो ह्यूमन, और खासकर अमेरिका, मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए सख्त एक शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार होता है। ना कश्मीर के लिए कोई प्रॉपर स्टैंड है, ना फ़लस्तीन के लिए कोई प्रॉपर स्टैंड है। एम्बैरसिंग। अच्छा साजिद साहब, फ़लस्तीन की बात तो आपने कर ली, मुसलमान दुनिया की भी बात कर ली,
सबके सामने है कि अफगानिस्तान में जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी कुछ दिन पहले वहां पर अटैक भी हुआ, शहादतें भी हुई बच्चियों की, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई गई। और वहां पे सिर्फ ईद के दिनों में एक उनकी जानिब से रिलीफ दिया गया है कि जी जंग बंदी की जा रही है 3 दिन के लिए। देखिए वहाँ बिल्कुल जंग जो है वो एक कारोबार है वहाँ पे। वो जिस तरह देखे ना, वो दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने कहा 3 दिन ईद की वजह से हम अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद जंग फिर शुरू कर देंगे। ये एक दुनिया एक मजाक बन चुके हैं दुनिया के लिए। और किन को मार रहे हैं? अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। यार इलेक्शन लड़, तालिबान आज इलेक्शन लड़े, उनको पता हम जीत नहीं सकते, लेकिन बाई फोर्स। और मुझे बिल्कुल समझ इस बात की नहीं आई कि ये क्या आइडियालॉजी है, क्या इनका, क्या इस्लाम है, क्या इनकी आगे फ्यूचर है। हाँ, ये मैं यहाँ अमेरिका में बैठ के जब मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ये मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कई ममालिक इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हों, वहाँ जंग जारी रहे, इंक्लूडिंग अमेरिका और इंडिया। तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट है कि वहाँ पे हालात ख़राब रहें, ये मारे एक दूसरे को और सारा कुछ चीज़ें हो, ये उसमें है। और उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं, डॉलर ले रहे होंगे, बट डॉलर के पीछे वो कहते हैं ना, हमारे कहते हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा। ये हमारा तो फिर किबला अव्वल डॉलर है, उस पर लगे होंगे मेरे ख्याल। डॉलरों की वजह से ये कुछ हो रहा होगा, वरना बड़ा मुश्किल होता है। मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को मारता है तो वो ख़ासकर कत्ल करता है, तो एक संगीन तरीन मैं समझता हूँ इस्लाम में ये एक एक्शन होता है। लेकिन अगर जो लोग फिर भी ये करते हैं तो उसके पीछे देखें कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोई लालच होगा। ये जो कुछ भी होगा ये जन्नत के लिए तो नहीं ना, मुसलमान को ये मार रहा है, शहीद कर रहा। ये तो कुछ डॉलर होंगे, पाउंड होंगे, रूबल होंगे, इस तरह की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये आज नहीं है, बट अफगानिस्तान में देखें आप, जितना पैसा अमेरिका ने वहाँ पे पानी की तरह बहाया है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मेरा मकसद है वो उनके अभी तक वो मेरा मकसद है वो भूल नहीं पा रहे वो उस चीज़ को। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप देखें तो वहाँ पे अफगानिस्तान की कई फैमिलियाँ बिलियनर हो गई हैं सिर्फ अपने इस जंगों के कारोबार से। और आज भी वही होगा। और आप देखेंगे, मैंने बड़ा अरसा पहले भी ये कहा था कि जिस दिन पहले, सबसे पहले तो अमेरिकन पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर ही नहीं सके। वहाँ मुसलसल सिर्फ काबुल के आसपास ही थे, वो उनकी हुकूमत थी सारी। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि वहाँ से जब भी ये सारा कुछ होगा, अमेरिका पीछे हटेगा, उसके बाद फिर लड़ाइयाँ शुरू होंगी, बढ़ के खुला के होंगी, काबुल तक आएंगी, दुनिया देखेगी। और बिल्कुल वही वो कर रहे हैं। उनका वो वार जो है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, खैबर पास के बारे में हिस्ट्री उसकी पढ़ें, तो दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। वो लाइफ स्टाइल उनको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम सारी ज़िंदगी किस तरीके से अफ्यूम की, हेरोइन की पैदावार से हम कितना अरसा इसको एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेंगे, जंग से कितना अरसा अपने बच्चे पालेंगे। उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वेयर आर वी गोइंग एंड व्हाट इज़ आवर फ्यूचर। अच्छा, साजिद साहब, इंटरनेशनल तो हमने बात कर ली, कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से करप्शन की सारी खबरें सबके सामने हैं कि क्या हो रहा है। तो आप ये क्या कहेंगे कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमती अफराद को ही नवाजने के लिए ये तमाम तर मंसूबे में रद्दोबदल की गई, और जहां जहां से हुकूमती ओहदेदारों की ज़मीनें थी उनको फैसिलिटेट किया जा सकता था, वहां तक उनको फैसिलिटेट किया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने रिंग रोड, दोनों रिंग रोड, एक आपका पंजाब में 2 रिंग रोड बन रहे हैं, लाहौर वाला, वहाँ पे बैरिया वाले, उनको नवाजने का चक्कर किया जा रहा है। वहाँ पे कई कमिश्नर चेंज किए गए, यहाँ पे कमिश्नर साहब को चेंज किया गया। पिंडी वाला रिंग रोड है, उस पर अरबों रुपए की करप्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जमहूरियत का इशू क्या है। इस वक्त खान साहब भी जमहूरियत के विक्टिम है। वो इस तरह है, मैं काफ़ी अरसे से अब पोलिटिकल वर्कर, होता यह है कि जब आप कैंपेन में लीडर होता है तो उसकी सोच और होती है, वो आइडियालॉजी, वो बड़ा जज्बाती होता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जब वो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में चला जाता है, जब वो व्हाइट हाउस में चला जाता है या गवर्नर हाउस में चला जाता है, तो उस वक्त हालात क्या होते हैं मैं बताता हूं। उसके जो खुशामदी हैं वो बिल्कुल मुगलिया दौर का दरबार होता है, वो लग जाता है। उसके चहेते और जो इन्वेस्टर, आप ये भी मैं बताता हूँ, जिन लोगों के पैसों से वो जीता होता है, उस जगह तक पहुंचा होता है, वो खड़े हो जाते हैं आगे पास, वो कहते हैं जी नाउ आवर पे टाइम, हमें पैसा वापस, हमें डबल करके दो जो हमने लगाया था। और उसके साथ जो खुशामदी दूसरे जो होते हैं वो खुशामदी बन जाते हैं हाथ करके, और फिर वो रोजाना उसको बताते हैं कि बाहर सब अच्छे की रिपोर्ट है और लोग आपके गीत गा रहे हैं।
तो फिर उसके बाद ये होता है कि बंदा बिल्कुल ये हो जाता है। उसके बाद खान साहब के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। खान साहब की अपनी नीयत और अपनी उनकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल कोई उसमें वो बिल्कुल ठीक है, उन जज्बाती भी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा था, खान साहब कुड नॉट, ही वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ टीम, अ गुड टीम। टीम तो है उनके पास, ज्यादातर उसमें सियासी यतीम और करप्ट दूसरी पार्टियों से निकले हुए और उनके मुसलसल राब्ते और दिहाड़ी वार हैं। जिन्होंने $100 लगाए थे वो कहते हैं 500 बना कर दो। आपने देख ही लिया होगा कि हर माफिया ने पैसे बनाए खान साहब के दौर में। किस माफिया ने पैसे नहीं बनाए? उन्होंने डबल किए अपने पैसे वो। और दूसरा ये था कि जो यूथ साथ लेकर आए, यंग लड़के, ये मैं वो भी ये कहता था, ज्यादातर खान साहब के साथ अमीर लोगों के बच्चे थे जो सियासत सीख रहे थे वो, और उन्होंने भी दिहाड़ियां लगानी थी। तो वो और दूसरे, और बिल्कुल आपने देखा होगा कि दो इनके साथ जो खान साहब की टीम के दो लोग इस रिंग रोड स्कैंडल में आए हैं सामने, वो देख लें दोनों बिल्कुल खान साहब ने वो अंदर से हुए। और खान साहब ने आज अगर एहतसाब ना किया उनका, तो मेरे ख्याल में पीटीआई इज ओवर ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके लोग देख रहे हैं। आपने 2 नारे लगाए थे खान साहब, तब्दीली और रियासत मदीना का। अगर आप दोनों में, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी में भी फेल हुए और अपने घर में अकाउंटेबिलिटी ना की, आपने ये दोनों लोगों को और एस्टेब्लिशमेंट के देखें, कमिश्नर वहां से चेंज किया गया रावलपिंडी से, उसको रिंग रोड को कई टर्न उसके नए बनाए गए, अरबों डॉलर बन चुके हैं उससे पहले ही जमीनों से, और ये लोगों के पास आ चुका है उनके दिमाग में। लेकिन आज भी अगर आपने उस पर बिहेव ना किया तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम आपको कभी भी इसको माफ नहीं कर सकेगी। और मेरे ख्याल में आज के हालात में जब स्कैंडल निकल जाता है, उस पर डिसीजन नहीं लिया जाता, तो उसके इतने अच्छे नहीं। मैं इसकी एक मिसाल ये भी दूंगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग शहबाज शरीफ की जमानत पे कर तो कुछ नहीं लगते, लेकिन आप ये देखें सोशल मीडिया पे किस बुरे तरीके से अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आज भी अगर खान साहब ने अपनी कैबिनेट में चेंजेस ना लाए, इन लोगों को इबरत का निशान ना बनाया, तो फिर पाकिस्तानी कौम खान साहब को इबरत का निशान बना देगी। मैं ये नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ चाहूँगा खान साहब इस पर स्टेप लें और इस करप्शन को लोगों को हैंडल करके दिखाएं कि रियासत मदीना में किस तरह इसको हैंडल किया जाता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम का जो अरबों रुपया लूट लिया गया, उसके ऊपर क्या इंसाफ मिलेगा? और हुकूमती ओहदेदार अगर मुलविस है तो इनके खिलाफ क्या कड़ा एहतसाब हो सकेगा? इनको इनकी सजा मिल सकेगी जो करप्शन में इन्वॉल्व निकले? मेरे ख्याल में मैं बड़ा होपफुल हूँ। खान साहब ने मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब के जो केस में जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, मैं उसको अगर एज ए प्रेसिडेंट देखूं तो खान साहब इसको हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। और मैं जिस तरह बताया, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसकी प्राइस पे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और खान साहब को सबसे बड़ी बात ये, जब उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और अगर इंसाफ ना दे सके तो फिर तो उसके बाद खान साहब के पास जवाब नहीं होगा कि दोबारा वोट कहाँ से लेंगे, किस तरह मांगेंगे लोगों से वोट। अच्छा, साजिद साहब, रिसेंटली वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब का दौरा भी किया गया है, और उसमें जो आपको पता है कि मुस्तहीकीन के लिए जो दिए जा रहे हैं थैले, उनके ऊपर जो तहरीरें लिखी गई हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ज़कात और फितरा, जो फितराने की चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर लिखी हुई है, और वो थैले सोशल मीडिया पे मौजूद है कि उनके ऊपर ये तहरीरें भी मौजूद है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ज़कात और फितराने से कोई तकलीफ नहीं इतनी। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान फ़ॉरेन अमदाद पे चल रहा है पिछले 73 सालों से, क्योंकि अपने पैसे टैक्सेशन के वो तो सारे लंदन चले जाते हैं, न्यूयॉर्क आ जाते हैं, वो सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज जो है। तो आप ज़कात एड, US एड हो, चाहे बरतानिया का इंस्टीट्यूशन हो, फ्रेंच हो, सऊदी हो, एडें तो आ रही हैं। कुर्बानी का गोश्त भी तो आता है पहले पाकिस्तान में, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे एतराज़ ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला कंट्री जो है, उसको चावल ही इमदाद में दिए जा रहे हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए। और रशिया के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी देखें गंदम सबसे ज्यादा है, हालांकि हम गंदम प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन उसके पीछे मैंने उसको कई दफ़ा पहले डिस्कस किया है कि अपनी इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये तरीका वारदा देखें कि अपना आटा और चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेकर महंगी कीमतों पे इंपोर्ट कर लेते हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने सुना है
कि वो एक्सपोर्ट करते भी नहीं है, वहीं गोदामों में पड़ी होती है, सिर्फ इनवॉइसेस बनते हैं गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अफगानिस्तान के बारे में मैंने बड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ा कि चीनी आटा इनवॉइसें बना के अफगानिस्तान भेज देते हैं, वो पड़ी वही होती है, और गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सब्सिडी से करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान, और उसको देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुझे अफसोस ये था कि चावल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री आज फितराने में चावल ले रहा है, ये मेरे लिए एक परेशानी का बायस था। वरना एड जो है वो तो आप देखें ना, आपने आपको सैलाब की एड हर साल आती है, खा जाते हैं सारे आपके। मैं हैरान होता रहता हूं, मेरे लिए इतना अफसोसनाक था जब जलजला आया पाकिस्तान में तो सारी दुनिया भागी वहां पे, यहाँ के डॉक्टर गए, बाहर के डॉक्टर गए, सारे गए, लेकिन जो कंबल और खैमे दिए गए आपने वो भी नहीं बख्शे, और वो पैसा भी बाहर। बल्कि वो मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस वो ये भी था कि उसमें जो है वो पैसा मैं और की बात करते हैं। आपके फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की का जो उनका हार था, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उसके साथ किया है, मैं बिल्कुल हैरान होता रहता हूं कि वो लोग अभी भी सेनेटर भी हैं और प्राइम मिनिस्टरशिप के भी कैंडिडेट हैं, वो अभी भी लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, जिन्होंने खुल खिला के सारा कुछ किया और एक्सपोज हुए। वो आप देखें कितने अफसोस की बात कि फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की उनका हार, फिर भी उन्हीं को लोग उनके पीछे खड़े। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इमदाद में आया हुआ हार जो है वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी के उसको देना, फिर वापस देना, फिर जमा कराना मेरा, और उसके बाद किस मुंह से इस्लामाबाद आते हैं। मेरे लिए मैं उनके नर्व्स की दाद देता हूं, और फिर उनको वोट देने वालों को मैं दाद देता हूं कि वो उनके ज़मीर कहां चले गए। मेरे लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा ये। अच्छा, तो ये अगर हालात है, तो अगर ये हालात कौम के आके हालात हो गए, हार चोरी, मदद वाले हार, वो भी देखे ना, वो भी तो मदद सदका फितराना ही था ना, जो हार चोरी हुआ था, वो भी तो सदका, वो तो सैलाब की इमदाद थी। वो भी आपने सैलाब ज़दगान की इमदाद खाते हैं, जो वो भी आपने जो जल्जले की इमदाद खाई है, वो भी। तो वो इमदाद पे कोई मुझे शक नहीं है कि आप इमदाद तो आपको लगी भी है ना, वो तो हमारे खून में बस चुकी है। दुख ये था कि चावल ले रहे हैं आप वहां से, को लेना होता सोना शोना ले लेते, डॉलर ले लेते, लंदन ले जाने में आसानी होती है, आपको दुबई ले जाने में आसानी होती। मेरे ख्याल में कहा तो होगा किसी ने उनको, ये पैसे कैश दे दो, जिस तरह यहाँ पे फकीर अक्सर होते हैं ना। मैं कई फकीरों को पूछता हूँ कि यार मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैं खाना ले देता हूँ, कहते नहीं जी मैंने तो कैश चाहिए। हो सकता है इन्होंने भी कहा हो कि कैश दो, दुबई ले जानी सौखी, उन्होंने कहा नहीं असी अगे हमारे रियाल जो ट्रांसफर होया थे, इस दफा थैले देंगे आपको। हो सकता है छोटा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी इसी इमदाद के हवाले से कि जो अब इमदाद देते हैं उनको भी पता है कि इमदाद कहाँ जाती है, तो उन्होंने अब इसका बंदोबस्त करने शुरू किए हुए हैं। मैं रिपोर्टिंग करती थी जब, तो मैं ये सऊदी सफारत खाने को भी कवर करती थी साथ में, तो उनकी जानिब से जो इमदाद आया करती थी, तो उन्होंने अपनी टीमें रख ली थी जो जाके वो इमदाद को तकसीम करते थे। वो पाकिस्तानी हुकाम को बताते ज़रूर थे कि हम ये इमदाद दे रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, हम खुद जाके मुस्तहीकीन तक पहुंचा देंगे। तो सैलाब के दिनों में सऊदी अरब की जानिब से जो उसके बाद इमदाद आती रही, तो वो सऊदी अरब की ही पूरी टीम थी जो जाके वो इमदाद डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लेकिन मीडिया को बुलाकर बता दिया जाता था कि हम ये इमदाद दे रहे हैं। अच्छा सर, नहीं, उसमें मैं छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि जो मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनती है, यूएस एड, अमेरिकन यूएस एड। आपके हर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि आप कहीं भी देखें कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारा फ्रॉड कर रहा है, किसी चीज़ की कोई चीज़ कर रहा है, तो प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें। अंदाज़ा लगाएं आप, दिस इज ये कि लोगों की इमदाद है, और उसके पीछे भी उनको खुद जाना पड़ता है फ्रॉड को रोकने के लिए। इमदाद देने वाले को, इमदाद लेने वाले को कोई शर्म नहीं है, इमदाद लेने वाले के कोई मॉरल्स नहीं है। इमदाद देने वाला वो कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं कई दफ़ा अखबार खोली है पाकिस्तान में जाके, उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर ऐड होती है यूएस एड की, मुसलसल डेली बेस पे आती है कि आप यूएस एड का कोई मुलाजम, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी किसी किस्म का फ्रॉड होते देखें तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करें। तो ये तो हमारा एक अब रूटीन का, हमें बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान की इकानमी को आज भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं अगले दिन सोच रहा था कि पाकिस्तान की इन चीज़ों को
रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीकाकार क्या हो सकता है? बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन हो नहीं सकेगा। आपके मुल्क में कोई 300-400 फैमिलियां ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान का वेल्थ उनके पास है। आप उनकी अमेरिका और लंदन और दुबई जाने की उनके पाबंदी लगा दें, मैं कहता हूं आपका मुल्क बच जाएगा। उनके पास कोई चॉइस ऐसा ना रहे कि वो पाकिस्तान से निकल ना सके। लेकिन अफसोस के साथ ये कि हमारे लोग, इसके लिए नीयत ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी ठीक नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये आज का रोना नहीं है, 73 साल से आया। 73 साल से, मेरा मकसद ये आज का नहीं है। जो कुछ स्टोरियां बन रही हैं, ये 73 साल के डाके हैं, और ना उनको पूछने वाला ना बताने वाला है। अच्छा साजिद साहब, आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, और मंडी बहाउद्दीन जो है उसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप बताएं कि मंडी बहाउद्दीन और मई का जो ताल्लुक है वो क्या है। देखिए, मेरी जाए पैदाइश मंडी बहाउद्दीन है, मेरा लास्ट नेम तारड़ है, और हमारी जो मेरा जो लास्ट नेम है वो सिर्फ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के जो चनाब के बैंक हैं वहाँ पे हमारा ज़्यादातर हम वहाँ से हैं। हाफजाबाद से हैं, मंडी बहाउद्दीन से हैं, और सरगोदा, शेखुपुरा, और जो चनाब के साथ साथ जो बैंक्स हैं उसके किनारे हैं, वहाँ पे हम लोग आबाद हैं। अब मैं उस पर एक बड़ी रिच हिस्ट्री, ख़ासकर मैं मई के हवाले से ये बताना चाहूँगा। आज मैं उसके बारे में पहले भी पढ़ता रहता हूँ हमेशा कि मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बिलखसूस जो है वो हमारा जो एरिया, बल्कि मेरी जो जाए पैदाइश तो मंडी बहाउद्दीन थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो थे फालिया से। और फालिया जो शहर है, बीसी फेलियस अलेक्जेंडर्स, उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया बीसी फाला, जो फालिया का नाम था। और बीसी फालिस की हिस्ट्री उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी रिच हिस्ट्री, वेरी रिच हिस्ट्री इस तरीके से कि अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम बीसी फालिस था। और मैंने ख़ासकर आज जो मैं बोलने से पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी देख रहा था अलेक्जेंडर के बारे में, और मैं पहले भी उससे बड़ा फैसिनेट हूँ। तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसको ये घोड़ा उसको गिफ्ट में मिला था उसके बाप फिलिप की तरफ से, जब वो 12 साल की एज में था। और सबसे बड़ा ही वॉज अ विजनरी। ये और 30वीं बर्थडे से पहले वो पंजाब में यहाँ इस वार पे आया, जेलम में। और जेलम वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये मुझे ये भी पता चला। और इतना उसकी अलेक्जेंडर के जो वारफेयर है, जिस तरीके से वो अपनी वार प्लानिंग करता था, वो आज भी यूज़ हो रही है। और इतना स्मार्ट कैसे था, मैं हैरान ये हुआ हूँ कि 3 साल वो अरस्तु से पढ़ता रहा है, जो अभी तक दुनिया में मॉडर्न साइंस का या फिलासफी का इज अ फाउंडर ऑफ इट। अब जो उस दौर में अभी तक 2 कन्फ्यूजन्स हैं। एक तो ये तो खैर ज़रूर है कि जो फालिया शहर है वो बीसी फाला, जो फालिस के नाम से मशहूर है, जो बीसी फाला नाम था उसका वो। लेकिन उसकी घोड़े की कब्र के बारे में 2 मुख्तलिफ राय हैं। एक तो ये है, कहते हैं वहाँ पे जेलम से दूसरी साइड पे एक जगह है जलालपुर शरीफ, कहते हैं वहाँ पे वो दफन किया गया। कुछ लोग कहते हैं वो फालिया में दफन किया गया। लेकिन आज मैं थोड़ी सी बातें ये बताना चाहूँगा कि इस जंग में क्या हुआ, अलेक्जेंडर की जो चीज़ें मुझे फैसिनेट की। एक तो अलेक्जेंडर ने आज तक जो भी जंगें लड़ी किसी जंग में नहीं हारा, हर जंग को जीतता था। बल्कि वो यहाँ तक नारा लगाता था अपने मैसिडोनियंस, जो साथ उसे मैसिडोनिया जो जगह है, ये सारे वहाँ से थे, वो कहता था मेरे साथ मिल के जंग करो, हम मौत को भी डिफीट कर देंगे। यहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंट था। और बिल्कुल आज हमारे उस एरिए के अफसोस के साथ है कि हमारा वो चीज़ें वो दफन हो चुकी हैं और हमारा बिहेवियर चेंज हो चुका है। लेकिन राजा पोरस जो था, जब अलेक्जेंडर उस साइड पे फतह करता आया सारा कुछ, तो ईरान जो फारसा सिविलाइजेशन है उन्होंने भी सरेंडर किया, वहाँ जंग रही। बल्कि वहाँ से उन्होंने उसकी जो शादी हुई, जो रुखसाना नाम था जिसके साथ शादी की, उससे एक लड़का भी था अलेक्जेंडर का। और 1 साल अलेक्जेंडर ईरान में अपना स्टे एंजॉय करता रहा। और अल्टीमेटली वो खैबर पास से होता हुआ जब आया, तो सारे जितने रास्ते में वॉरलॉर्ड या जितने छोटे छोटे राजे थे वो सरेंडर करते जाते थे, इंक्लूडिंग सबसे बड़ा जो उस एरिया का जो बड़ा रूलर था, टेक्सला उसका नाम था। टेक्सला उस बंदे का नाम था। और वो भी सरेंडर करके और राजा पोरस वॉज द फर्स्ट इस साइड से राजा था जिसने सरेंडर नहीं किया और उसने जंग को तरजीह दी।
अब मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये बहुत पहले भी खैर पढ़ा था कि राजा पोरस का कद 7 फुट था। और मैंने ये भी अच्छा मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बीसी फालस जो घोड़ा था अलेक्जेंडर का, उसकी जो ब्रीड थी उसको एकल टैके कहते हैं, एकल टैके। तो वो बहुत बड़ा स्टैलियन होता है और वो काले रंग का था और उसका जो उसके सर के ऊपर सफ़ेद निशान था। तो उसको और इसको उसका जो नाम था उसको ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है आक्स हेड। वो दूसरे घोड़ों के बनिस्बत उसका सर ज़्यादा बड़ा था। और ये आक्स खेल टैके जो उसकी ब्रीड है आज भी अवेलेबल है, आज भी वो मशहूर हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि फिलिप जो अलेक्जेंडर का बाप था, उसको कहते हैं कि उससे रिलेशनशिप पहले तो अच्छे थे, लेकिन उसका जब मर्डर किया गया तो ये हिस्टोरिकली मशहूर था कि अलेक्जेंडर की माँ ओलंपियस उसका नाम था, वो इन्वॉल्व थी। और अलेक्जेंडर भी कहते हैं कि वो खुश नहीं था अपने बाप से, फिलिप से, क्योंकि वो शादी करना चाहता था क्लोपेट्रा से। और अलेक्जेंडर को लगता था कि अगर उसने वो शादी कर दी तो उसका रोम का उसका ग्रीस का वो किंग नहीं बन सकेगा, बादशाह नहीं बन सकेगा। उसको दिल में भी ये इस तरह की बातें आ रही थी। दूसरा, वो ईरान जब आया तो ईरान वो कहते हैं कि वो बदले में आया था, क्योंकि ईरानी जो थे उन्होंने अटैक कर करके फारसा एम्पायर ने एक दफ़ा एथेंस तक जाके उनको ग्रीक जो है उनको टेक ओवर किया। तो उसका वो बदला लेना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो ईरान में आए और यहाँ पे इसको कांकर करे, यहाँ शादी की, यहाँ पे और उसने साथ साथ ये भी था कि वो अपने जो मैसेडोनियंस थे उनको भी कहता रहा, उन्होंने शादियाँ की, वहाँ पे आबाद हुए। और उसमें उसके खिलाफ जो उसकी ये बातें थी, अलेक्जेंडर यहाँ आते आते उसकी फ़ौज जो थी वो थक चुकी थी और मुसलसल इसरार करते थे कि वापस चलें। और वो एक और चीज़ थी अलेक्जेंडर के लिए जो एक बड़ा इशू बन चुका था कि जब वो ईरान में रहे और उनकी बीवी ईरानी थी तो उनके एडवाइज़र्स में कई ईरानी एडवाइज़र भी उन्होंने हायर कर लिए थे और वो उनकी बात सुनते थे। जो मैसेडोनियंस थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक तो ये बातें, और उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी उस मंडी बहाउद्दीन एरिया में जो उसकी हिस्ट्री इतनी रिच है, जहाँ पे राजा पोरस जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अजीम एक फ़ाइटर था, अपने 300 हाथियों के साथ लेके, उस वक़्त हाथी पहली दफ़ा मैसेडोनियंस ने हाथी को देखा और पहली दफ़ा उसके साथ कन्फ्रंट किया। जब आके इन्होंने पड़ाव डाला जेलम के किनारे पे, तो उस वक़्त क्योंकि आपको मैं सब जेलम के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इंडस रिवर जो है इसमें सारा ऊपर से पानी, हिमालय उस साइड से पानी मेल्ट होकर बर्फ़ का आता है, वो दरिया जेलम है। और उसमें काफ़ी तुग़यानी थी। जब अलेक्जेंडर वहाँ पे पहुँचे मई के महीने में 335-36 BC के आसपास, तो मई के महीने में जब आए तो पानी में तुग़यानी थी। तो वो अलेक्जेंडर को उसको पार करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। और वो करते क्या थे कि रात को अपने फौजियों को कहते थे कि ऊपर नीचे जाके चक्कर लगाओ, ताकि एक तो दूसरी साइड पे जो राजा पोरस की फ़ौज है उनको पता ना चल सके कि हम किस जगह से क्रॉस करेंगे। तो उनको वो कंफ्यूज करते थे। लेकिन दरमियान में कोई डेल्टा था, दरमियान में कोई ऐसा छोटा सा जजीरा था। पहले अलेक्जेंडर वहाँ पहुँचे आए और उनके लोगों ने कुछ ने क्रॉस किया, और उन्होंने दूसरा उनके साथ एक ये भी उनको धोखा देने की कोशिश की कि उनको पता ना चले कि अलेक्जेंडर आगे आ चुका है। तो अलेक्जेंडर उस आके जजीरे पे रुक गए और उन्होंने अपने थोड़े से सिपाहियों को कहा कि क्रॉस करके आगे जाएं। दूसरी साइड पे राजा पोरस ने अपने लड़के को कहा कि 2000 फौजियों के साथ कि आप जाके तो इनकी एक्टिविटी को चेक करो। तो वो एक्टिविटी जब चेक कर रहे थे तो मैसेडोनियन के हाथों पकड़े गए और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद राजा पोरस खुद आए अपने हाथियों के साथ, और वहाँ पे ये भी देखा, हिस्ट्री कहती है कि वो हाथी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था। वहाँ पे उनको जो ऊपर बैठ के लड़ने वाले थे कई वो मारे गए जब, तो हाथी बेकाबू और आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्होंने अपनी ही फौज को रोंद डाला। लेकिन अलेक्जेंडर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय पोरस, क्योंकि दूसरे सारे जहां अलेक्जेंडर जाता था सरेंडर कर देते। राजा पोरस स्टूड फास्ट एंड और राजा पोरस की जो सल्तनत थी वो दरियाए जेलम और चनाब के दरमियान का एरिया जो वाकई मंडी बहाउद्दीन बनता है वहाँ था। और लेटर ऑन
इस एरिए ने खासकर आगे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया, वो इस तरीके से कि आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब का रूलर महाराजा रंजीत सिंह, वो भी गुजरांवाला से थे, जट बरादरी से थे। उन्होंने भी बड़ा बहादुरी में नाम कमाया और पंजाब स्टेट को इस एक साइड से लेके इंडस रिवर से, अमृतसर से लेके काबुल तक उसको एक्सटेंड किया, कश्मीर को सियाचिन तक ले गए वो। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फाइटर एंड लीडर एज वेल। तो ये जो लैंड है दरमियान में, वेरी फर्टाइल लैंड, और इस फर्टिलिटी को देख के अलेक्जेंडर वाज इंटरेस्टेड इन टू कम एंड टेक ओवर एंड कांकर, बिकॉज दिस एरिया, पंजाब मंडी बहाउद्दीन एरिया, वाज कंसिडर अ रिच एरिया ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आपने इतना टाइम दिया और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आपने हमें हिस्ट्री से रिलेटेड बताई मंडी बहाउद्दीन के बारे में। और मेरी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि हिस्ट्री को पढ़े। पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत रिच है, पाकिस्तान के हर शहर के बारे में बहुत सी जो कहावतें हैं वो पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारे मुल्क में और क्या क्या होता रहा है। व्यूवर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को देखा और अगले प्रोग्राम में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो तब तक आप हमारा ये प्रोग्राम देखें और अपनी जो राय है वो देना मत भूलिएगा कि हम अपने प्रोग्राम को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो, आपके जहन में हो, जो आप पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।